चैप्टर का विषय वस्तु है मानव भूगोल प्रकृतियों विषय क्षेत्र। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि भूगोल के जनक हिकैटियस हैं और जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटस्थनीज ने किया, परंतु मानव भूगोल के जनक हाम्बोल्ट और कार्ल रिटर हैं। मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल के दो प्रमुख घटक भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल है। अब हमें जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करना है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। इसी संदर्भ में कुछ भूगोल वेत्ताओं ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। जैसा कि सैंपल क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब मानव भूगोल का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कैसे समझोगे कि इसका ये मानव भूगोल है? मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन और उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव भूगोल अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? किन किन विषयों का अध्ययन मानव भूगोल करता है? मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। यह विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायता करता है। अब आता है कि मानव भूगोल का क्षेत्र या अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र ये अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है? मानव भूगोल मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या होती है। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल, इसके अंतर्गत जनसंख्या संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना की जाती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत मानव के रहन सहन, भाषा, धर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। यह भी सांस्कृतिक भूगोल का एक हिस्सा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार बच्चों में आपको अवगत करा दूं कि जो भूगोल का क्षेत्र है, मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सारे भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र में आते हैं। मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं जो इस प्रकार है। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतवाद। ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लोग पूरी तरीके से प्रकृति पे आश्रित थे। प्रकृति के द्वारा ही उनके जीवन का संचालन होता था।
उस समय कुछ भूगोलवेत्ताओं ने, जिसमें ईसी सैम्पुल ने, ये कहा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इस संकल्पना में प्रकृति की सर्वोच्चता होती है, मतलब प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं, जो है सब प्रकृति है। इसका अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कार्य जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। कुछ समय के उपरांत कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है, मनुष्य भी है। इस विचारधारा को समर्थन दिया विडाल डी ला ब्लास ने। उन्होंने एक नई विचारधारा संभववाद लेकर के आए। संभववाद के अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता होती है। इसी सैम्पुल ने कहा कि प्रकृति सब कुछ है प्रकृतिवाद के अनुसार। विडाल डी ला ब्लास ने कहा नहीं, प्रकृति नहीं, मनुष्य है। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, घरों में फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, ये सब क्या है? ये सब संभववाद के प्रतिरूप है। लेकिन आज जो कोरोना वायरस है, जो नेचर से आया, ये कह रहा है कि मनुष्य कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहता हूं उस बच्चों को। कोरोना वायरस कहता है कि कुछ भी नहीं, जो है सब प्रकृति है। लेकिन फिर भी मनुष्य संभववाद के अनुसार फिर उसका इलाज, ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ को बचाया, कुछ को प्रकृति ने मारा। तो ये सब विचारधाराएं जो हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न। अब उसी में एक नए विचारक आते हैं, ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने कहा प्रकृति भी सब कुछ नहीं है और मनुष्य भी सब कुछ नहीं है, दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए नव निश्चय की विचारधारा की संकल्पना प्रस्तुत की, जो पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित होता है, कोऑर्डिनेशन, उनके बीच तालमेल होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप मौसम को ले लें, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली चमक रहा है, प्रकृति यहाँ प्रभावी है, परंतु मनुष्य क्या करता है? मूसलाधार बारिश का थोड़ा सा इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब हल्की बारिश होती है तो उसमें रेनकोट या छाता का प्रयोग करके वो यात्रा करता है। या तूफान आता है तो अपनी यात्रा रोक लेता है। ये सब इस नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ये सब विचारधाराएं हैं। जैसा कि चौराहे पर कोई यात्रा करता है, फिर रुकता है, रेड लाइट होता है, फिर जब ग्रीन होता है तब वो यात्रा शुरू करता है। इसलिए कि यदि वो रेड पर यात्रा शुरू करेगा तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट होना है, अर्थात दुर्घटना घटनी है। इसलिए नव निश्चयवाद के अनुसार ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन। इस प्रकार ये तीन बार विचारधाराएं मानव भूगोल के अंतर्गत आई, नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया तुम लोग, प्रकृतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। अब मैं अगले विषय वस्तु पर ले चल रहा हूं कि मानव का प्राकृतिकरण कैसे। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा।
बेदा मध्य भारत के अबूझ माड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था। बेदा नाम का एक मानव था जो अबूझ माड़ के क्षेत्र के जंगलों में रहता था। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। उसके गांव में मात्र 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में, यानी पूरी तरीके से वो प्रकृति ही चारों तरफ से बेदा के ढकी हुई है। यहां तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है वह भी यहां नहीं दिखाई देते। बेदा के गांव में छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक पेड़ा वन का सर्वेक्षण करता है। जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। जल को काटा, वन को काटा, फिर वहां पे खेती किया। राग का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता था। उस समय न यूरिया थी, न डाई था, न पोटास था, न फास्फेट था। सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर था। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न है। जैसे वो महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से उसे आश्रय दिया है। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेड़ा को पार कर बेदा नदी तक पहुंचता है। नदी है, उसको पार करता है, नदी तक बेदा पहुंचता है। जैसे वह चुल्लू भर जल पीने के लिए झुकता है उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गच्चहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेदा और उसके लोग करते। विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां हैं जिसका प्रयोग बेदा गांव में करता था। नदी का पानी पीता था, कंदमूल फल खाता था। पूरी तरीके से वो प्रकृति पर ही आश्रित था। वो आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी, उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजाति मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था कि इस पहाड़ी इलाकों में ये जड़ी बूटियां पाई जाएंगी। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग जो इन जंगलों में इन्हें ढूंढते हुए आए। एक ही प्रवाही गति से बेदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। मतलब वो जंगल में छिप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। वन से प्रार्थना करते हैं कि हे वन देवी मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार जो मानव का प्राकृतिकरण हुआ है, जैसा कि बेदा एक ज्वलंत उदाहरण है। पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, जंगलों के बीच रह रहा है, वहीं की वनस्पतियों का प्रयोग कर रहा है, वहीं की जड़ी बूटियों का प्रयोग कर और अपनी रक्षा के लिए भी जंगलों के झुरमुट में ही अपने आप को, अपने साथियों को छिपाता है। यहां तो वह मानव का प्राकृतिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण बेदा नामक मानव से यह स्पष्ट किया गया है। और इसी प्रकार अब प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, लेकिन आप लोग बताओगे नहीं, मुझे मालूम।
क्योंकि जब मैं बताना शुरू करेगा तभी आप लोग कहोगे हाँ सर यही सही। मैं बता दूं हम लोगों के साथ बहुत दूर तक लोग पैदल जाया करते थे, तब विद्यालय मिलता था। और आजकल क्या है, आपके पास मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, सब चीजें, सारी व्यवस्था है। उसके अनुसार आप विद्यालय शीघ्र आ जाते हैं। एक विद्यालय के अंदर गर्मी लग रही है तो आप लोग पंखा चला लेते हैं, भूख लग रही है तो यहाँ पर कैंटीन है, कैंटीन की व्यवस्था है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जैसे वेदा था उसका क्या हुआ था, प्राकृतिकरण, और अब क्या हुआ, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढाल दिया, पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड नहीं हुआ, प्रकृति को उसने अपने अनुरूप बना लिया। ऐसा एक उदाहरण है, ट्रानहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। एक शहर है जहां बहुत बर्फ जमा हुआ है और शीतलहर चलती, महीनों तक आकाश दिखाई नहीं देता। एक लड़की है कैरी, वो यहाँ की निवासी, जो 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। अब जहां पर अंधेरा हो, प्रचंड पवने हो, शीतलहर चल रही हो, वहां पर 8 बजे कैरी अपने ऑफिस में कैसे पहुंचती है? क्योंकि उसने प्रकृति का मानवीकरण कर चुकी है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाकर रखती है कि भाई उस कोहरे में, अंधेरे में, तूफान में लाइट जला ले और उस बर्फ पे उसकी कार चल सके। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेंटीग्रेड कृत्रिम ढंग से गर्म था, 23 डिग्री भी था, और जहां उसका घर था वहां पे बर्फ जमा हुआ था। कृत्रिम ढंग से गर्म था। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वो काम करती, कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। ऐसा लोग ग्रीन हाउस जानते हैं, टेम्परेचर अंदर आया, बाहर उसको गर्म किया है कमरे को, और टेम्परेचर उसमें से निकल नहीं रहा, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है काम करने के लिए। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आकर रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, यानी अपने भौतिक संसाधनों के द्वारा कैरी ने क्या किया है, प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। जैसा कि आज आप लोग मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं या एक ऑनलाइन जो पढ़ाने की सुविधा है, ये क्या है? यही है संभववाद, यही है प्रकृति का मानवीकरण, कि हम दूर से भी आप लोगों को इसके माध्यम से शिक्षा दे सके। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। इससे क्या मतलब है? यानी परिवहन के साधनों में जितना विकास हुआ है, आप दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? मानव ने किया है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय, फिर भी वो विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है? उसका आहार, उसका रहन सहन, उसका एक्सरसाइज, उसका योगा, ये सारी चीजें जो है कैरी अपने अनुरूप कर ली है। वहीं पर वेदा क्या था? पूरी तरीके से प्रकृति पर आश्रित था। अबूजगार के पहाड़ी जंगलों में रहता था। वहीं पर ये जो कैरी है, अपने गाड़ियों में उस तरह का टायर, उस तरह की लाइट, उस तरह के ऑफिस में टेम्परेचर, उस तरह की सुविधाएं प्राप्त करके अपने साथियों से बात करना, ऐसे फलों का प्रयोग करना जो फल वहां नहीं प्राप्त होते हैं, ये कहलाता है प्रकृति का मानवीकरण।
मनुष्य ने अपने हिसाब से प्रकृति को अपने अनुरूप बना लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं